मूवी की शुरुआत में हमें जॉन कर्टिस नाम का एक क्रिमिनल दिखाया जाता है जो कि कार जैकिंग करके कहीं भाग रहा है, मगर उसकी कार एक जगह पर ठुक जाती है। तो जॉन कार से बाहर निकलकर कार की रियल ओनर लीजा को एज अ शील्ड यूज करता है, मगर शूट आउट में ये दोनों मारे जाते हैं और इन्हें मारने वाले हैं पुलिस डिटेक्टिव क्विंटन कॉनर्स और उसका पार्टनर जेसन यॉर्क। हालांकि पुलिस इस इंसिडेंट को एज अ एक्सीडेंट शो कर रही है, मगर फिर भी क्विंटन कॉनर्स पर चार्जेस लगाए जा रहे हैं। इसके बाद हमें सिएटल का सीन दिखाया जाता है जहां कार से कुछ लोग उतरते हैं और वो लोग बैंक के अंदर जाते हैं। इन लोगों के हेड का नाम लॉरेंस है। फिर ये लोग बैंक को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और सभी लोगों को होस्टेजेस बना लेते हैं। फिर लॉरेंस बैंक के एक एम्प्लॉय से इलेक्ट्रॉनिकली सभी एग्जिट गेट बंद करवा देता है। फिर इनका एक आदमी मिनी बॉम्ब्स लगाकर लॉकर्स को उड़ा देता है, मगर धमाके का फायदा उठाकर एक सिक्योरिटी गार्ड अलार्म बजा देता है तो लॉरेंस उस गार्ड को ठूक देता है। इसके बाद बैंक के बाहर पुलिस बड़ी तेजी से आने लगती है और मीडिया वाले भी, और लॉरेंस ये सब अंदर से देख रहा होता है। तो वो पुलिस वालों को फोन लगाता है जिसे पुलिस डिटेक्टिव कैलो रिसीव करता है। तो लॉरेंस बोलता है कि पूरी बैंक मेरे कंट्रोल में है, अगर कोई भी होशियारी की तो मैं सभी होस्टेजेस को मार दूंगा और मेरी सिर्फ एक ही डिमांड है कि मैं सिर्फ क्विंटन कॉनर्स से बात करना चाहता हूँ। इसके बाद दो पुलिस वाले क्विंटन कॉनर्स के घर जाते हैं। दरअसल कॉनर्स अपने लास्ट इंसिडेंट की वजह से सस्पेंड हो रखा है। तो पुलिस कैप्टन मार्टिन क्विंटन कॉनर्स से कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है। अमेरिकन ग्लोबल बैंक को किसी ने अपने कंट्रोल में कर लिया है और लॉरेंस सिर्फ तुमसे ही बात करना चाहता है और तुम्हें इस काम के लिए फिर से ड्यूटी पर रखा जा रहा है। मार्टिन कॉनर्स को उसके न्यू पार्टनर से मिलवाता है जिसका नाम शेन डेकर है, और ये आदमी दरअसल कॉनर पे नजर रखने के लिए अपॉइंट किया गया है। इसके बाद बैंक के बाहर स्वॉट टीम भी पहुंच जाती है और कॉनर्स भी। इसके बाद जब कॉनर्स कमांड वाली जगह पहुंचता है तो पुलिस डिटेक्टिव कैलो काफी भड़क जाता है कि ये कॉनर्स यहाँ पे क्यों है। तो कैप्टन मार्टिन इन्हें शांत कराता है। मार्टिन फिर कॉनर्स से कहता है कि लास्ट टाइम तुम्हारे ऑर्डर्स पर एक हॉस्टेज मारी गई थी और फिलहाल ये भी एक हॉस्टेज का केस है, और प्लीज मिस्टर कॉनर मुझ पर मेहरबानी करना, किसी भी हॉस्टेज को मत मारना। इसके बाद कॉनर्स की लॉरेंस से बात होती है और दोनों एक दूसरे को काफी टॉन्ट करते हैं। फिर लॉरेंस अपनी डिमांड रखता है कि अपनी सारी पुलिस पार्टी को यहाँ से लेकर चले जाओ, और ऑब्वियस सी बात है कि लॉरेंस ये सब मजाक में कह रहा था। इसके बाद लॉरेंस ये कह के फोन काट देता है कि हमारे पास बहुत समय है, मुझे कोई भी जल्दी नहीं है, मैं बाद में बात करता हूँ। और इसी वक्त तमाशा देखने वाली भीड़ भी बहुत कुलबुला रही होती है, जैसे लोग बाग पड़ोसी वाली आंटियों की लड़ाई देखने के लिए उत्सुक हैं। इसके बाद सभी डिटेक्टिव आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर रॉबर्ट्स इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। कॉनर्स कहता है कि लॉरेंस पुलिस के सभी प्रोटोकॉल्स को जानता है, वो फोन पर वॉइस बदल के बात कर रहा है और ऐसा क्यों है कि उसने मुझे बुलाया, और तो और उसने मुझे हिंट भी दिया है कि वो कल सुबह तक बैंक में ही रहेगा। कॉनर्स बोलता है कि रॉबर्ट्स बस टाइम खींच रहे हैं। तो डेकर बोलता है शायद लॉरेंस को लगा ही नहीं था कि तुम यहाँ पे इतनी जल्दी आ जाओगे, वो जो भी कुछ कर रहा है उसके लिए उसे टाइम चाहिए। तो कॉनर्स स्वॉट टीम के कमांडर को बुला के बोलता है कि अपनी टीम रेडी करो, हम अंदर जाने वाले हैं। कॉनर्स सबसे पहले बैंक की बिजली कटवा देता है, मगर ये सब सीन लॉरेंस देख रहा होता है। तो वो दो होस्टेजेस को केबल से बांधकर विंडो के सामने लटका देता है। तो कॉनर्स एक्शन रोकने के ऑर्डर दे देता है, मगर स्वॉट टीम उसके बिना सुने ही अंदर जाने की कोशिश करती है, मगर अंदर से तगड़ा ब्लास्ट होता है और तमाशा देख रही भीड़ भी डर के तितर-बितर हो जाती है। और इसके बाद होस्टेजेस भी बैंक से बाहर आने लगते हैं। जब पुलिस बैंक की तलाशी लेती है तो उन्हें कोई भी नहीं मिलता, यानी लुटेरे होस्टेजेस में ही घुल मिलकर बाहर निकल चुके हैं। एक पुलिस वाला कॉनर्स को रिपोर्ट करता है कि बैंक में लगभग 4-5 रॉबर्ट्स घुसे थे और वहां 40 होस्टेजेस थे। एक को तो रॉबर्ट्स ने मार डाला और दो लोग जिन्हें केबल से लटकाया गया था वो अभी भी जिंदा है, मेरा मतलब सिर्फ जिंदा है, हालांकि उनकी कंडीशन काफी खराब है। और इस सब में स्वॉट टीम के कुछ जवान भी घायल हो गए हैं। कॉनर्स सभी होस्टेजेस की डिटेल निकालने के लिए कहता है, शायद उनमें से भी कोई सस्पेक्ट हो। डेकर लॉरेंस और कॉनर्स के बीच हुई बातचीत को फिर से ध्यान से सुनता है जिसमें केओस थ्योरी का जिक्र हो रहा है। वहीं बैंक में बैंक मैनेजर कॉनर्स को बताता है कि बैंक में चोरी जो हुई है वो काफी अजीब है, क्योंकि रॉबर्ट्स ने कुछ भी नहीं चुराया है, उन्होंने वॉल्ट से हाथ भी नहीं लगाया। अब वो लोग सिर्फ ब्लास्ट करने तो यहाँ पे नहीं आए होंगे, उन्होंने कुछ तो किया है, मगर क्या इसका पता नहीं। इसके बाद कैप्टन मार्टिन कॉनर्स से कहता है कि अगर मुझ पे ऊपर से प्रेशर बना तो मैं तुम्हें बलि का बकरा बना दूंगा,
जिस पर कॉनर्स भी कहता है कि तुम लोग हमेशा ऐसा ही तो करते आए हो। इसके बाद डेकर कॉनर्स को केओस थ्योरी के बारे में बताता है, जिसे 1960 में एडवर्ड लॉरेंस ने इन्वेंट किया था, जिसके हिसाब से शुरू में सभी इवेंट्स अनरिलेटेड लगते हैं मगर लास्ट में ये सब जुड़ जाते हैं। मगर कॉनर्स ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे केओस थ्योरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। आखिर पार्टनर जो है तो जानना जरूरी है। फिर कॉनर्स यहाँ पे टिप रख के चला जाता है और वो भी सिर्फ $10। मगर डेकर उस नोट को बदल के 20 का नोट रख देता है। इसके बाद डिटेक्टिव विंसेंट कॉनर्स वगैरह को एक वीडियो दिखाता है जिसमें बैंक में ब्लास्ट के बाद होस्टेजेस निकलकर भाग रहे थे, जिनमें ये लोग डेमोन रिचर्ड्स नाम के आदमी को पहचान लेते हैं, जो कि पहले रॉबरी के इल्जाम में जेल जा चुका है। तो विंसेंट बताता है कि हमें रिचर्ड्स का एड्रेस तो नहीं पता है मगर उसकी गर्लफ्रेंड जीना का जरूर पता है। तो फिर सभी डिटेक्टिव्स जीना के फ्लैट जाते हैं मगर इन पर अंदर से फायरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। डेकर डेमन के हाथ में गोली मार देता है मगर डेमन पीछे के रास्ते से उतरकर भाग निकलता है। डेकर बाइक से उसका पीछा करता है। गाइस, ये पुलिस वाले और हीरो इतने ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं मगर इन्हें तो पुलिस नहीं पकड़ती और इस मस्त सी चेस के दौरान डेकर की बाइक रपट जाती है और डेमन भी डेकर से पीछा छुड़ाकर काफी खुश होता है। मगर कॉनर्स पुलिस कार से डेमन की कार को ठोक देता है और उस तक पहुंचकर डेमन को टन्न कर देता है। कॉनर्स फिर डेकर को देखकर इशारा करके बोलता है कि बॉस आखिर बॉस ही होता है बच्चे। इसके बाद जीना के घर की जांच होती है। डेकर जीना को इंटेरोगेट करने के बाद कॉनर्स को रिपोर्ट करता है कि जीना रॉबरी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। इसके बाद फॉरेंसिक वाली लेडी इन्हें बताती है कि डेमन और जीना यहाँ से कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। इनके पास लगभग $50,000 पाए गए हैं। मगर गाइस, ये पैसा अमेरिकन ग्लोबल बैंक का नहीं है बल्कि ये वर्ल्ड नेशनल फाइनेंशियल का है और हर बैंक के पास नोट देने के अपने ही तरीके होते हैं, जैसे कि नोट की गड्डी पे लगा बैंड। मगर हैरान की बात तो अभी भी बाकी है और वो ये है कि आज से 4 महीने पहले वर्ल्ड नेशनल फाइनेंशियल में रॉबरी हुई थी। पूरे $500,000 वहां से चोरी हुए और छानबीन के दौरान कुछ रॉबर्स पकड़े भी गए थे, जिनसे $4 लाख बरामद हुए, जिन्हें पुलिस स्टोरेज में रखा गया था और वो भी एक स्पेशल स्प्रे करने के बाद, जो कि एविडेंस को मार्क करने के लिए यूज होती है। इसके बाद इन्हें पता चलता है कि वर्ल्ड नेशनल फाइनेंशियल वाला केस डिटेक्टिव कैलो ने हैंडल किया था। इसके बाद कॉनर्स और डेकर पुलिस थाने के एविडेंस रूम जाते हैं, जहां पर वो सभी एविडेंस रखे जाते हैं जो पुलिस को किसी भी केस के दौरान मिलते हैं। मगर इन लोगों को यहाँ पे वर्ल्ड नेशनल केस का एविडेंस बॉक्स नहीं मिलता, जिसमें $4 लाख रॉबरी के लुटेरों से बरामद हुए थे। एविडेंस रूम का गार्डियन इन्हें सिग्नेचर लॉगबुक दिखाता है, जिसमें पता चलता है कि वर्ल्ड नेशनल केस का एविडेंस बॉक्स कैलो नाम के ऑफिसर ने लिया था। तो ये लोग इसके बारे में कैप्टन मार्टिन को बताते हैं, मगर मार्टिन डाउट उठाता है कि कैलो भी तो पुलिस वाला है, उसे तो हमारे सारे प्रोटोकॉल्स पता हैं, तो वो इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता है, क्योंकि इसका तो आसानी से पता लगाया जा सकता था। इसके बाद कैप्टन मार्टिन को एक कॉल आता है, तो ये लोग जल्दी से चेक करने जाते हैं कि पुलिस डिटेक्टिव कैलो अपने घर पे मारा जा चुका है। और यहाँ मौजूद पुलिस वाला रिपोर्ट करता है कि पड़ोसियों के हिसाब से न तो कोई अंदर गया था और न ही कोई बाहर आया, और घर के दरवाजे पर किसी भी फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं है। और इसी वक्त डिटेक्टिव विंसेंट एक बॉक्स लेकर बताता है कि ये देखो, अमेरिकन ग्लोबल बैंक के ब्लूप्रिंट्स, यानी कैलो भी बैंक रॉबरी में शामिल था। तभी यहाँ पर लॉरेंस का कॉल आता है, जो पूछता है कि मिस्टर कॉनर्स, क्या तुम सभी छोटे से छोटे अनरिलेटेड क्लूज को जोड़ने में लगे हुए हो और क्या तुम्हें कोई भी पैटर्न नजर आ रहा है? तो डेकर समझ जाता है कि लॉरेंस फिर से केओस थ्योरी के बारे में बात कर रहा है। लॉरेंस ये कह के फोन काट देता है कि कॉनर्स, पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हें सजा नहीं देगी, मगर मैं जरूर दूंगा, मैं बदला लेकर आऊंगा। यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि लॉरेंस की कॉनर्स से कोई पर्सनल दुश्मनी है। इसके बाद पुलिस वाले फिर से बैंक जाकर छानबीन करते हैं और रॉबरी वाले दिन की फुटेज को बार बार देखने पर डेकर को पता चलता है कि सभी कैमरा बिल्कुल सही हैं, मगर एक कैमरे का एंगल गलत है। उसे किसी ने ऐसे एडजस्ट किया है कि बैंक में एक कॉर्नर पर कैमरे की नजर नहीं जाती और कोइंसिडेंटली उस स्पॉट पर बैंक मैनेजर का कंप्यूटर है, यानी रॉबर्ट्स ने बैंक मैनेजर के कंप्यूटर पे कुछ तो किया था और वो भी कैमरे से छुपकर। कॉनर्स अपने टेक्नीशियन से इस कंप्यूटर को हैक करने का बोलकर खुद बाकियों के साथ इटालियन होटल में खाना खाने चले जाता है। ये लोग डिनर खूब एंजॉय करते हैं। वहीं अब इन्हें बैंक मैनेजर के कंप्यूटर के छानबीन करने पर क्रिस ली नाम के हैकर का पता चलता है, जिसे कॉनर्स और उसके प्रीवियस पार्टनर जेसन यॉर्क ने अरेस्ट किया था
और वो भी ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में। मगर कोर्ट में उसका क्राइम प्रूव नहीं हो पाया और वो बच गया था। ये लोग फिर क्रिस ली के घर जाते हैं, पर क्रिस ली को तो लॉरेंस मार चुका था और जब लॉरेंस डेकर को पीछे से मारने वाला था तब उसे कॉनर्स बचा लेता है, मगर लॉरेंस वहां से भागने लगता है। ये दोनों लॉरेंस का पीछा करते हैं मगर लॉरेंस यहाँ से निकल चुका था। इसके बाद ये लोग डेमन रिचर्ड से हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं। डेकर डेमन को डरा धमकाकर उससे सारा सच उगलवा लेता है। डेमन के हिसाब से लॉरेंस का असली नाम स्कॉट कर्टिस है और वो 3 बैंक रॉबरीज कर चुका है। और खास बात ये है कि वो जॉन कर्टिस का भाई है जिसे पर्ल स्ट्रीट ब्रिज पर मारा गया था। इनके ग्रुप में 2 और लोग शामिल हैं। मार्टिन बताता है कि ये साफ जाहिर होता है कि स्कॉट अपने सभी साथियों को एक एक करके मार रहा है और ये लोग 10 बजे मिलने वाले हैं। इसके बाद पुलिस वाले उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर स्कॉट कर्टिस और उसके साथी मिलने वाले थे, मगर एक पुलिस वाले के फोन बजने से दोनों गुंडे अलर्ट हो जाते हैं और फायरिंग करके घर के अंदर छुप जाते हैं। पुलिस डिटेक्टिव टेडी को एक रूम के एक दीवार पर कॉर्नर्स के आर्टिकल लगे हुए मिलते हैं, यानी इन लोगों ने कॉर्नर्स के ऊपर खूब सारी रिसर्च की हुई है। टेडी एक गुंडे को तो मार देती है, वहीं दूसरा गुंडा कॉर्नर्स से फाइट कर रहा होता है। तभी टेडी को एक बॉम्ब का टाइमर नजर आता है तो वो समझ जाती है कि ये सब एक ट्रैप था। तभी घर में जोरदार ब्लास्ट होता है और जिससे पूरा घर तबाह हो जाता है। ये लोग काफी सैड हैं क्योंकि कॉर्नर्स ब्लास्ट से पहले घर में ही मौजूद था और वो बाहर नहीं निकल पाया और स्कॉट भी ये सब दूर से देख रहा होता है। इसके बाद पुलिस वालों को घर के अंदर से एक बॉडी मिलती है जिस पर कॉर्नर्स का बैज लगा हुआ था, यानी कॉर्नर्स अब नहीं रहा। और फिर डेकर टेडी को तसल्ली देता है। वहीं पुलिस थाने में इनका टेक्निकल सपोर्ट डेकर को एक पेपर का बंडल दिखाकर बोलता है कि ये बैंक रॉबरी वाले दिन के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है। सबको लगता है कि रॉबर्ट्स ने वहां पे कुछ भी चोरी नहीं किया, मगर असल में रॉबर्ट्स ने बैंक मैनेजर के कंप्यूटर में एक वायरस अपलोड किया था जिससे बैंक के लाखों अकाउंट से छोटी छोटी अमाउंट में पैसा निकाला गया है। मेरा मतलब $100 से भी कम। बैंक सिक्योरिटी सिस्टम सिर्फ ट्रांजैक्शन अमाउंट के साइज पर ट्रिगर होता है, न कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर। यानी अगर $1 मिलियन ट्रांसफर करें तो बैंक अलर्ट हो जाएगी, मगर 1 लाख अकाउंट से $10 ट्रांसफर किए जाएं तो बैंक सिक्योरिटी सिस्टम ट्रिगर नहीं होगी। मतलब उन रॉबर्ट्स ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स चुराए हैं और उस वायरस के जरिए वो पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है और वो भी लगातार। यानी हमें ये भी पता नहीं है कि पैसा किस टाइम किस अकाउंट में होगा। पैसा हर समय घूम रहा है, मगर एक बात तो श्योर है कि पैसा कल सुबह मेन मास्टरमाइंड के अकाउंट में होगा। इसके बाद डेकर को स्कॉट का कॉल आता है जिस पर डेकर काफी भड़कता है कि तुम एक खूनी हो, तुमने 2 पुलिस वालों को मारा है। स्कॉट कहता है कि वो दोनों पुलिस वाले इतने भी मासूम नहीं थे। इसके बाद डेकर एविडेंस रूम के केयरटेकर हैरी को इंटेरोगेट करता है और कहता है कि मैंने कैलो की पुरानी रिपोर्ट देखी है, उसके साइन इन रिपोर्ट पर और एविडेंस लॉगबुक पर बिल्कुल भी मैच नहीं करते, यानी कोई उसे फंसा रहा है। और वो तुम हो मिस्टर हैरी, तुमने कैलो के फेक सिग्नेचर किए और रियल किलर को वो पैसे दिए। मगर तभी हैरी बोलता है कि कॉर्नर्स असली किलर को अच्छे से जानता था। इसके बाद हमें पर्ल स्ट्रीट ब्रिज का पुराना सीन दिखाया जाता है जहां जॉन कर्टिस ने एक लेडी को होस्टेज बनाया था और वहां पर कॉर्नर्स और उसका पार्टनर जेसन यॉर्क मौजूद था। गाइस, असल में यॉर्क ही स्कॉट कर्टिस बनकर पुलिस वालों को बेवकूफ बना रहा है। असल में यॉर्क ने जॉन कर्टिस को मारना चाहा, मगर लड़की के गोली लग गई थी जिसकी वजह से यॉर्क को पुलिस से निकाल दिया गया और कॉर्नर्स को सस्पेंड कर दिया गया था। यॉर्क को अपने पार्टनर की हर चाल पहले से पता थी। यॉर्क ने अपने दुश्मनों को एक एक करके फंसाया और उन्हें मार दिया, जैसे कि पुलिस डिटेक्टिव कैलो, क्योंकि उसने ही यॉर्क के खिलाफ गवाही दी थी। और इसके बाद प्रेजेंट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस का टेक्नीशियन यॉर्क के फोन नंबर का पता लगा लेता है और उसे ट्रेस करते हुए डेकर और टेडी जेसन यॉर्क तक पहुंच जाते हैं, मगर यॉर्क इन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ से भाग निकलता है। डेकर भी उसका पीछा करता है और उस तक पहुंच जाता है और काफी फाइट के बाद डेकर यॉर्क को मार देता है। और इस सब के बाद टेडी और डेकर आराम से बैठ के कॉफी पीते हैं। जब डेकर यहाँ पेमेंट करने वाला था तो उसे 10 के नोट से कुछ स्मेल आती है और ये वही स्मेल है जो कि एविडेंस को मार्क करने वाली स्प्रे की है। और एक खास बात तो ये है कि ये नोट तो कॉर्नर्स ने टिप देने के लिए यूज किया था, जिसे डेकर ने चेंज किया था। तो डेकर समझ जाता है कि एविडेंस रूम से असल में कॉर्नर्स ने ही पैसे निकाले थे और उसी ने ये सब कुछ किया था, न कि कैलो ने। डेकर फिर कॉर्नर के घर जाकर छानबीन करता है जहां से उसे
केओस थ्योरी पर बुक मिल जाती है जिस पर काफी जगह मार्क किया गया था, यानी कॉनर्स ही इस सब के पीछे है। डेकर चेक करवाता है कि कॉनर्स देश छोड़कर किसी फ्लाइट से कहीं जा तो नहीं रहा है, मगर तभी डेकर को कॉनर का कॉल आता है। डेकर कॉनर्स पर काफी भड़कता है, मगर कॉनर्स बस स्माइल करता है। कॉनर्स बताता है कि मैंने किसी भी इनोसेंट को नहीं मारा है। जब डेकर कैलो के बारे में पूछता है तो कॉनर्स बोलता है कि कैलो एक करप्ट पुलिस वाला था और बाकी जो भी लोग मरे हैं वो सब क्रिमिनल्स हैं, और मेरे साथ पर्ल स्ट्रीट ब्रिज वाले केस में नाइंसाफी हुई थी। मुझे बुरा आदमी साबित कर दिया गया था, तो थोड़ा सा और बुरा बनने में कुछ भी गलत नहीं है। कॉनर्स बताता है कि उस ब्लास्ट के बाद जिस आदमी के ऊपर मेरा बैज मिला था वही असली स्कॉट कर्टिस था। कॉनर्स बोलता है कि बच्चे, तुम्हारे साथ काम करके काफी अच्छा लगा और शायद इसी वजह से तुम जिंदा हो। और हमें यहाँ पता चलता है कि अब तक कॉनर्स के अकाउंट में चुराया हुआ टोटल अमाउंट भी पहुंच चुका था। इसके बाद कॉनर्स मस्त स्टाइल से अपने प्लेन तक पहुंचकर यहाँ से निकल जाता है और इसी तरह केओस और केओस थ्योरी का दी एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।